हिंदी कक्षा में आप सभी का एक बार सारा स्वागत। अब तक गद्य दर्पण में हम लोग धरती का स्वर, ताई, राजनीति का बंटवारा, स्वामी विवेकानंद, ये 4 लेसन हम लोग सफलतापूर्वक पढ़ चुके हैं। और कथा सिंधु में हसुयारोम, वापसी, सेवा, सिलिया, ये 4 लेसन हो चुके हैं। अब यहाँ पर 2 लेसन शेष रह गए हैं, वो है पर्यावरण और हम, और नेक्स्ट है गजल। ठीक है, पर्यावरण और हम और गजल। तो हम लोग पर्यावरण और हम इसके बारे में चर्चा आज शुरू करेंगे। पर्यावरण और हम, इस लेख के लेखक है श्री राजीव गर्ग जी। पहले हम लोग उनका परिचय प्राप्त करेंगे। श्री राजीव गर्ग हिंदी में विज्ञान संबंधी प्रामाणिक पुस्तकों के अभाव को देखते हुए कुछ युवा वैज्ञानिकों ने आशाप्रद प्रयास किए हैं। उनमें राजीव गर्ग का स्थान भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कुछ ऐसे विषयों पर पुस्तकें लिखी है जिन विषयों की चर्चा तो बहुत है, परंतु सामान्य जन उनके संबंध में ज्ञान बहुत कम रखते हैं। उदाहरण के लिए पर्यावरण एक ऐसा ही विषय है और विश्व के सभी देश इस संबंध में चिंतित है। लगभग सभी सरकारों ने पर्यावरण की शुद्धि के लिए प्रयास आरंभ कर दिए हैं। राजीव गर्ग ने इस समस्या को हर पहलू पर बहुत व्यापक प्रकाश डाला है। तो हम लोग ये देखते हैं कि ऐसे विषयों से संबंधित लेख लिखने वाले लेखक हो या फिर वैज्ञानिक हो, क्योंकि हिंदी में इस प्रकार के लेख या इस प्रकार के अनुसंधान के कार्यों में भाग लेने के लिए आगे आने वाले बहुत कम है। और उनमें से एक है जो आगे प्रस्तुतिकरण के लिए आते हैं, वे है श्री राजीव गर्ग जी। एक युवा वैज्ञानिक के साथ साथ ये सामान्य जन तक, क्योंकि विज्ञान से संबंधित बहुत सारे जो पुस्तक है वो लिखे गए हैं हिंदी में बहुत कम। और पहली बात तो यह है कि हिंदी में बहुत कम लिखा गया है, और ऊपर से जो साधारण जन है, कॉमन मैन है, वहाँ तक ये पहुँच नहीं पा रहा है जो वे कहना चाहते हैं। अनटिल इट वोंट रीच टू ए कॉमन मैन, तो उनका जो पर्पस है वो सब नहीं। क्योंकि जब तक साधारण या जन साधारण तक जब तक उनकी बात नहीं पहुंचेगी और उनके विचार नहीं पहुंचेंगे, तो उनका कहना व्यर्थ है। केवल एक वर्ग तक ही या एक सीमित प्रदेश तक या सीमित स्थान तक ही उनके विचार जाते हैं, ओनली टू हायर क्लासेस या साधारण जन तक नहीं। तो उनका कहना या उनका सोच, उनकी विचार और उनका जो दार्शनिक चिंतन है वो सब व्यर्थ कहलाएगा। तो राजीव गर्ग जी जो है ऐसे ही एक विषय को लेकर हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं, और वह है पर्यावरण। पर्यावरण के बारे में बहुत सारे लोग कम जानते हैं, और देश ही नहीं बल्कि संसार के सभी देश जो है इस विषय से या फिर इसके विकृत होने से चिंतित है और भयभीत भी है, क्योंकि पर्यावरण का संतुलन ही मानव कल्याण का द्योतक होता है। विदाउट एनवायरमेंटल बैलेंसिंग वी कांट सर्वाइव आवरसेल्फ ऑन अर्थ। तो क्योंकि जब तक पर्यावरण की सुरक्षा नहीं होगी तब तक हम लोग अपने आप की सुरक्षा करने में भी सक्षम, कैपेबल नहीं हो पाएंगे। तो प्रस्तुत पाठ में पर्यावरण और हम, उसके माध्यम से राजीव गर्ग जी पर्यावरण के प्रति जो उनके विचार है उसको व्यक्त करना चाहते हैं। देखिए क्या कहना चाहते हैं। पिछले 5 दशकों से पर्यावरण और प्रदूषण की समस्या ने बहुत गंभीर रूप धारण कर लिया है। यह समस्या किसी एक गांव, नगर, प्रदेश या देश की नहीं
बल्कि समस्त विश्व की है। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक, बुद्धिजीवी, राजनेता और प्रबुद्ध नागरिक इस समस्या से जूझ रहे हैं और यह प्रयास कर रहे हैं कि दुनिया को किस प्रकार से इस समस्या से मुक्त कराया जाए। किंतु प्रदूषण की यह समस्या दिन प्रतिदिन विकट से विकटतर होती जा रही है। इस समस्या का समाधान खोजने से पहले यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि प्रदूषण क्या है और इसे पैदा करने वाले कौन कौन से कारक हैं तथा इसके हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो राजीव गांधी जी यह बात बहुत ही स्पष्टता कहना चाहते हैं कि पिछले 5 दशक से फ्रॉम लास्ट 5 डिकेड्स, 5 दशक से जो है ना, ये जो पर्यावरण में कि प्रदूषण की जो मात्रा है, उसकी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। और ये समस्या किसी एक देश, किसी एक नगर, किसी एक समाज, किसी एक राज्य का नहीं है, बल्कि समस्त विश्व की ये समस्या है, क्योंकि सारा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है। और आज दुनिया भर के जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, बुद्धिजीवी है, इंटेलेक्चुअल्स है, या फिर राजनेता है, पॉलिटिशियंस है, ये सब जो है ना, इसका रोकथाम करने के लिए जो है आगे आ रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि दुनिया से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस संसार को, इस दुनिया को इस समस्या से मुक्त किया जाए। किंतु प्रदूषण की वह समस्या डे बाय डे प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कम होने की जगह पर ये बढ़ती ही जा रही है। और इतना ही नहीं, इस समस्या का जो समाधान खोजने से पहले यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि कौन से वो तत्व है जो पर्यावरण को जो है दूषित करते हैं और प्रदूषण क्या है। पर्यावरण को तो प्रदूषित दूषित करता है, बट व्हाट इज पोल्यूशन? पोल्यूशन है क्या? पोल्यूशन की परिभाषा क्या है? जैसे कि कभी कभार ऐसा होता है कि वो होता कुछ और है, कहने वाले कुछ और कहते हैं और हम कुछ और समझते हैं। तो इसलिए यहाँ पर पहले वो प्रदूषण के बारे में समझाना चाहते हैं, प्रदूषण क्या है और इसे पैदा करने वाले कौन से कारक होते हैं और ये हमारे जीवन के ऊपर किस प्रकार से दुष्प्रभाव या कुप्रभाव डालते हैं। प्रदूषण का तात्पर्य है जल, वायु, थल में अवांछित एवं हानिकारक पदार्थों का सम्मिलन अथवा वांछित एवं उपयोगी पदार्थों की कमी या विलोपन, यही है प्रदूषण। प्रदूषण का मतलब क्या होता है? जल, वायु और थल। जल मतलब वाटर, वायु मतलब एयर, थल मतलब होती है भूमि, जमीन। इसमें जो है ना अवांछित, अनवांटेड पदार्थों का सम्मिलन या उनका समावेश या उनका मिश्रण जब अधिक हो जाता है ना, तो उपयोगी पदार्थ जो होते हैं उनकी कमी ही या फिर उनका विलोपन मतलब उनका चले जाना, गायब हो जाना ही प्रदूषण है। जब जल में, थल में और वायु में अवांछनीय पदार्थ अधिक से अधिक हो जाते हैं तो अपने आप प्रयोग में आने वाले जो पदार्थ हैं उनकी मात्रा, उनकी संख्या कम हो जाती है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो उपयोगी पदार्थ है वो ऑलमोस्ट एक प्रकार से कंप्लीटली गायब हो जाते हैं। तो उस अवधि या उस परिणाम को ही हम लोग प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण के लिए अंग्रेजी भाषा में पॉल्यूशन शब्द है, जैसे कि आप लोग भलीभांति परिचित है। जन साधारण के शब्दों में प्रदूषण का तात्पर्य है पर्यावरण में हानिकारक, अवांछित, अपशिष्ट पदार्थों का पैदा होना। अवांछित अपशिष्ट पदार्थों के पैदा होने और एकत्रित होने से जल, वायु और थल या भूमि दूषित होकर उनके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ते हैं। जल, वायु और भूमि के दूषित होने से
मानव स्वास्थ्य पर बुरे प्रभाव पड़ते हैं और अनेक रोगों तथा विकारों का जन्म होता है। बिल्कुल, जब जलवायु और भूमि का हम लोग प्रयोग करते हैं और उस समय इन तत्वों में जो अवांछनीय अनवांटेड थिंग्स कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कोई एयर हो सकता है, कोई गैस हो सकता है, कोई केमिकल पदार्थ या फिर पोल्यूटेड वाटर हो सकता है, तो इनसे जल वायु और भूमि जब दूषित होती है तो अपने आप उसका सीधा सीधा प्रभाव मनुष्य के ऊपर होता है। हाँ, नहीं मैं ही, आप लोग भी मनुष्य हैं, तो आपके ऊपर भी उसका सीधा सीधा प्रभाव होता है ना, होता ही नहीं होता है, होता है। कोई स्वच्छ जल का पानी है और कोई बच्चे जो है खेलते खेलते मिट्टी के ढेले को जो है उस पानी में डाल के जो पीने योग्य है, पेयजल है, तो क्या अब वो पानी काम में आएगा? तो फिर उसको सॉर्टिंग करना या फिर गर्म करना, कभी कभी उसके बावजूद भी कुछ स्मेल आता है तो पीने योग्य नहीं होता है ना। तो मतलब अगर जल वायु भूमि में कोई भी अवांछित पदार्थ का सम्मिलन ज़्यादा हो जाता है तो उसी का नाम प्रदूषण है, और प्रदूषण जब हो जाता है तो सीधा सीधा मानव स्वास्थ्य के ऊपर उसका प्रभाव होता है और इसके कारण मनुष्य बीमार पड़ जाता है और बहुत सारे विकार उत्पन्न होते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व के 60 देशों में प्रदूषण से संबंधित एक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्वव्यापी प्रदूषण का दृश्य हमारे सामने आया। हम सर्वेक्षण में इन देशों में 5 भयंकर प्रदूषकों सल्फर डाइऑक्साइड, निलंबित धुआं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन की मात्राएं पाई गई है। तो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस यूएनओ, सो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन वाले जो स्कूल में हम लोग पढ़े देखिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। सो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ये जो संस्था है जो संसार भर को, विश्व भर को अपनी अपनी सूचनाओं के माध्यम से हमेशा हमें जागरूक करती है और साथ ही साथ बहुत सारे सहायता विश्व भर के लोगों को, देशों को हमेशा करती भी आई है। तो यूएन को एक सर्वेक्षण की है, एक सर्वेक्षण में उनको कुछ ऐसे परिणाम देखने के लिए मिले हैं, ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ा है कि उसके सर्वेक्षण के रिपोर्ट में यह बात आई है कि विश्वव्यापी प्रदूषण में कुछ विशेष करके 5 भयंकर कारक या प्रदूषकों को देखने के लिए पाया गया है। वे है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, निलंबित धुआं मतलब प्रोहिबिटेड एयर, प्रोहिबिटेड गैसेस, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और ओजोन की मात्राएं मापी गई है। मतलब आपको पता है स्कूल में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पोल्यूशन अधिक होने से ओजोन जो लेयर है वो ऑलमोस्ट 50% तक डैमेज हो चुका है। ऐसे प्रदूषण की मात्रा बढ़ेगी तो ओजोन लेयर कम्प्लीटली डैमेज हो जाएगा, तो मानव इस धरती के ऊपर अपना जीवन नहीं आगे बढ़ा पाएगा, क्योंकि उसके लिए अपना जीवन निर्वाह कठिन से कठिनतर हो जाएगा, यूँ कहना चाहिए असंभव। क्योंकि जो सूर्य की जो तेज है, सूर्य की जो किरणें हैं डायरेक्ट वी कांट बेयर इट। थोड़ी बहुत गर्मी होते ही पंखा चलाओ, कूलर लगाओ, अरे एसी की पॉइंट्स बढ़ाओ भाई, बहुत गर्मी हो रही है, ठंडा पानी लेके आओ, कोरोना हो या ना हो पहले पानी दो वरना मर जाएंगे। थोड़ी सी अगर तापमान बढ़ जाती है तो बहुत सारे लोग तनावग्रस्त और घबराहट करने लगते हैं, चक्कर आने लगता है। तो सीधा सीधा सूर्य की रोशनी अगर आपके शरीर को टच करेगी तो यू कांट बेयर, स्किन से संबंधित अलग अलग बीमारी आ जाएंगे। हो सकता है कि अगर तेज गर्मी प्रकाश ज़्यादा हो गया है तो शरीर जल भी सकता है।
जबकि सूर्य हमसे लाखों किलोमीटर की दूरी पर है। ओजोन लेयर जो है ना वो हमारी रक्षा कर रही है। क्या हम लोग ओजोन लेयर की रक्षा कर रहे हैं? जैसे कि बात तो वही हुई ना माँ बाप जो है बच्चों को पालते हैं, क्या बच्चे माँ बाप को पालते हैं? ओजोन लेयर जो है हमारी रक्षा करती है, लेकिन हम लोग उसी का विनाश करते हैं, मतलब उसका नहीं, अपने आप का विनाश करने लगे हैं। तो ऐसी स्थितियों में ये जो 5 भयंकर प्रदूषक देखने को मिल गए हैं, जैसे कि फिर से एक बार कहना चाहूँगा, सल्फर डाइऑक्साइड, निलंबित धुआं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन की जो मात्रा है उसमें कमी। तो ये 5 जो है ऐसे प्रदूषक माने गए हैं कि जिसके कारण प्रदूषण की संख्या बढ़ती गई है, और इतना नहीं, ये मानव कल्याण के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकते हैं। हाल ही में विश्व की 80% से अधिक शहरी जनता अर्थात लगभग 1.8 अरब लोग निरंतर ऐसी वायु में सांस लेते हैं जिसमें विषैली गैस होती है। जिन शहरों में सल्फर डाइऑक्साइड गैस सबसे अधिक है वे मिलान, शेनियान, तेहरान, सोल, रायो डिजनी, पेरिस, बीजिंग और मैड्रिड। कुछ शहर जैसे मेलबोर्न, ऑकलैंड, टोरंटो, बैंकॉक, शिकागो आदि का वायुमंडल अभी प्रदूषकों से मुक्त है। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषकों की मात्रा बढ़ती ही जा रही है। देखिए, तो विश्व की 80% लोग, विश्व की 80% लोग ऐसे परिस्थितियों में, उन हालातों में, उन स्थितियों में सांस लेते हैं जहाँ पर उनको स्वच्छ प्राणवायु उपलब्ध नहीं होता है। प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन, where they won't get it। क्योंकि 80% लोग जो है जहाँ वो सांस लेते हैं, इट्स नॉट एट ऑल सेफ, वो सुरक्षित नहीं है। क्योंकि जिस वातावरण में वो लोग रहते हैं उस वातावरण में बहुत सारे जो है ना विषैले गैसेस भरी हुई है। इस कारणवश उनको जो है ये प्राणवायु की जगह पर मृत्यु वायु को भी अपने सांस में सांस भरना पड़ रहा है। हाँ, और उसमें ऐसे शहरों में सल्फर डाइऑक्साइड की गैस की मात्रा अधिक होती है, तो उनके लिए तो ये तो कॉमन हो गया है। और ऐसे शहरों में उदाहरण के लिए मिलान, शेनियान, तेहरान, सोल, पेरिस, बीजिंग एंड मैड्रिड। तो ये जो शहरों के नाम दिए हैं उसमें प्रदूषण की जो मात्रा है वो हाई पीक पे है, मतलब पर्यावरण ऑलमोस्ट डैमेज, पर्यावरण नॉमिनली इन शहरों में है, क्योंकि वहाँ इतना सारा प्रदूषण को फैलाया गया है कि लोग वहाँ पर ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। और कुछ ऐसे भी शहर हैं जहाँ पर प्रदूषण अपना प्रभाव बहुत कम से कम डालने का प्रयास कर रही है, क्योंकि वहाँ के लोग शायद दे आर मेंटेनिंग गुड इकोलॉजी मतलब पर्यावरण, जैसे कि मेलबोर्न, ऑकलैंड, टोरंटो, बैंकॉक, शिकागो। अभी उसका जो एयर है, वायुमंडल है, इतना अभी दूषित नहीं हुआ है, इतना भी पोल्यूट नहीं हुआ है। विभिन्न देशों के जल स्रोतों के जल परीक्षणों से पता चला है कि संसार की 10% नदियाँ बुरी तरह दूषित हो चुकी है। इन नदियों के प्रदूषण का मुख्य कारण है उनके किनारों पर बसे घनी आबादी वाले शहर, बढ़ते हुए औद्योगिकरण से ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया, मैक्सिको और नाइजीरिया की नदियाँ भी तेजी से प्रदूषित होती जा रही है। तीसरे विश्व के देशों के पेयजल में हानिकारक बैक्टीरिया की मात्रा बहुत अधिक होती है। देखिए, तो यहाँ पर विभिन्न देशों में जो है
जो जल स्रोत है, जल स्रोत, जल स्रोत, वाटर सोर्सेस और वाटर रिसोर्सेस आप लोग कह सकते हैं, मतलब जहाँ से हमें पानी उपलब्ध होता है। तो जो जल स्रोत है उनका जब परीक्षण किया गया है तो यह हमको देखने को मिला है कि संसार की 10% से भी ज़्यादा नदियाँ पोल्यूट हो गई है। 10% से भी ज़्यादा जो नदियाँ हैं संसार भर की, विश्व भर की, वो पोल्यूट हो चुकी है। और इस तरह से पोल्यूट हुई है कि वेरी बैडली, बहुत बुरी तरह से पोल्यूट हो चुके हैं। और इन नदियों के प्रदूषण का मुख्य कारण है वहाँ पर उस नदी के आसपास रहने वाले लोग बसे हुए शहर और वहाँ उस नदी के आसपास औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि जब इंडस्ट्रियों की स्थापना होती है तो जो भी वेस्टेज होता है जनरली हम लोग पानी में जाके फेंकते हैं। लाइक वेस्टेज पानी हो या फिर उस फैक्ट्री में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि किसी काम का नहीं होता है, तो जो भी डस्ट है, गार्बेज है, सब हम लोग नदियों में फेंकने से उन नदियों का पानी एकदम पोल्यूट हो चुके हैं। और इतने नहीं, ऐसे बढ़ते हुए औद्योगिकरण से, मतलब बढ़ते हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन से ब्राज़ील, चाइना, इंडोनेशिया, सिंगापुर और मैक्सिको, ये सारे, नाइजीरिया, ये सारे शहरों के जितने भी नदियाँ हैं ऑलमोस्ट कगार पर है। मतलब केवल नॉमिनली वो नदी मात्र है, उसका पेयजल नहीं है, मतलब उसका जो पानी है पीने योग्य नहीं है, क्योंकि उसका जो पानी है कम्प्लीटली हमने पोल्यूट कर दिया है। और इतने नहीं, जो थर्ड वर्ल्ड के देश है, तीसरे विश्व के जो भी देश है, उन सभी देशों में जो है ना पेयजल में जो है हानिकारक बैक्टीरिया की जो मात्रा है वो अधिक हो गई है। बैक्टीरिया अलग अलग प्रकार की होती है, कुछ बैक्टीरिया ऐसी होती है जो हमें लाभ पहुंचाती है, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी स्कूल में पढ़ चुके हैं कि बैक्टीरिया बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसी होती है कि जिनके कारण हमें बहुत लाभ होते हैं, बहुत। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि दही हम लोग जमाते हैं, लैक्टिक बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड, उसके माध्यम से है ना दही को हम लोग दूध को हम लोग दही का रूप देते हैं, तो उससे तो हमें लाभ ही है, नुकसान तो है नहीं। सो मतलब संसार में बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसी होती है जो मानव को जो है लाभ पहुंचाती है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसी भी होती है कि हमें नुकसान पहुंचाती है। ना ही सारे बैक्टीरिया हमको लाभ पहुंचाती है, ना ही सारे बैक्टीरिया हमको नुकसान पहुंचाती है। लेकिन अभी एट प्रेजेंट जो थर्ड वर्ल्ड के या फिर तीसरे विश्व के जो भी देश है, जो या फिर विकसित करने वाले देश है या विकासशील देश है, those are known as called as developing countries, still developing after 70 or 75 years of इंडिपेंडेंस। तो ऐसे देशों में पेयजल की जो मात्रा है, मतलब ड्रिंकिंग वाटर है, वो ऑलमोस्ट वहाँ का जो पानी है प्रदूषित हो चुका है। उसमें हानिकारक जो बैक्टीरिया है उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। पेयजल के लिए 40 देशों के 340 स्थलों पर परीक्षण किए गए। इनमें 240 नदियाँ, 40 झीलें और जलाशय, 60 भूमिगत स्रोतों में अनेक बैक्टीरिया, नाइट्रेट, मल में पाए जाने वाले कोलिफॉर्मा और भारी धातुएं पाई गई हैं। तो पेयजल जो होता है ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल मतलब होता है, पेय मतलब पीने योग्य, ड्रिंकिंग
जल वाटर। सो पेयजल के 40 देशों के 340 से भी ज़्यादा स्थलों पर परीक्षण निरीक्षण किया गया है। मतलब वहाँ पर कुछ टेस्ट किए गए हैं, तो वहाँ पर उन्होंने 240 से भी अधिक नदियाँ, 40 से भी अधिक झील या फिर जलाशय, इन सब में, और इसके साथ साथ भूमिगत जो स्रोत होते हैं, मतलब ग्राउंड वाटर होता है, 60 ग्राउंड वाटर सोर्सेस के बाद भी जब उन्होंने निरीक्षण परीक्षण की है तो उनमें बैक्टीरिया, नाइट्रेट और मन में मिलने वाली कोलोफॉर्मा, कोलीफॉर्मा जो बहुत ही विषैला पदार्थ होता है, उनके धातुएं पाए गए हैं। सीधा कहने का मतलब ये है कि अभी ये जो संसार है ऑलमोस्ट खतरे की घंटी के पार है। यूँ कहना चाहिए कि जैसे कोई फिल्मों में या फिर कार्टून्स में बताते हैं, इस तरह है कि शेर के मुंह के पास खड़े हैं, शेर कभी भी हमको खा लेगा, और उस शेर का नाम ही है पोल्यूशन। तो पोल्यूशन को हम लोग इतना बढ़ावा दे रहे हैं, अपने आप के बारे में हम लोग नहीं सोच पा रहे हैं, इस कारण से सब कुछ हो रहा है। संसार में हर वर्ष 2000 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, जिसमें अकेला अमेरिका इस गैस की 25% मात्रा उत्पन्न करता है। दूसरा नंबर रूस का है, जहां इस गैस की मात्रा 22% है। यूरोप के कुल देश में मिलकर 15% और अकेला पश्चिमी जर्मनी 4% कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है। इन देशों की तुलना में हमारे देश में इस गैस की मात्रा काफ़ी कम है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि यदि इस गैस के उत्पादन पर रोक न लगाई गई तो अगले 100 वर्षों में पृथ्वी की सतह का तापमान 3 से 5 डिग्री बढ़ जाएगा। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे पर्यावरण को महान खतरा पैदा हो गया है। तो विश्व भर में, संसार भर में 2000 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड जो विषैला गैस है उसका उत्पन्न होता है। एवरी ईयर 2000 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू रिलीज इन आवर एयर। तो इसमें 25% शेयर है अमेरिका की। 25% मतलब कितना होगा? 2000 में 25% कितना होगा? 2000 में आधा कितना होगा? 1000 हुआ। तो 1000 में आधा 25% है ना। 2000 में 25 500। तो 500 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने वाला एकमात्र देश है अमेरिका, और दूसरे स्थान पर है रूस, रशिया, और तीसरे स्थान पर है यूरोपियन कंट्रीज। एंड केवल एक वेस्ट जर्मनी में ही 4 to 5% कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो हम लोग जब इन सब से कंपेयर करते हैं तो भारत में इसकी जो संख्या है, इसकी जो मात्रा है, बहुत कम है, वेरी लेस। If when we are going to compare with these countries, so भारत में ये जो स्थिति है बहुत कम है। और अगर प्रदूषण ऐसा ही बढ़ता जाएगा तो आने वाले 100 सालों में पृथ्वी के ऊपर जीव मात्र का रहना दुर्लभ और मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर राजीव गर्ग जी कहना चाहते हैं कि प्रदूषण ऐसे ही बढ़ेगा तो जो कॉमन टेम्परेचर है इट्स बिकम 3 to 5, तो गर्मी बढ़ जाएगी, तो मानव मात्र का इस पृथ्वी के ऊपर निर्वाह करना दुर्बल और दुष्कर हो जाएगा।
तो इसके लिए क्या क्या समाधान राजीव गांधी जी बताना चाहते हैं और कौन से और पहलू है इस पर्यावरण से संबंधित, हम लोग इसके बारे में अगली कक्षा में चर्चा करेंगे।